नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम देवभूमि समाचार में आप सबका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले आपको जम्मू लिए चलते हैं, जहां बसंतपुर में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लाइव आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं मुख्यमंत्री, सुनवाते हैं आपको। दब्बू भारत, पिछलक्कू भारत, भाइयों बहनों, उस दब्बू भारत, पिछलक्कू भारत से उभार कर आज दुनिया का सिरमौर भारत, दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत, दुनिया को दिशा देने वाला भारत और विश्व के मंचों पर अपनी बात जोरदार तरीके से मनवाने वाला भारत, ऐसा भारत बनाने का काम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। पिछले 10 वर्षों में चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, सड़क हो, स्वास्थ्य हो, पेयजल हो, अनेक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वो तेजी से आज आगे बढ़े हैं, उनमें मजबूती आई है। आज भारत की अर्थव्यवस्था जो 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था होती थी भाइयों बहनों, आज 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था से आज भारत पूरी दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। और मोदी जी ने संकल्प लिया है कि आने वाले कुछ वर्षों में भारत तीसरे नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा भाइयों बहनों। और वह दिन दूर नहीं है जिस प्रकार से आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ रहा है। 2047 में भारत दुनिया का सिरमौर भारत होगा, भारत दुनिया का विकसित भारत बनेगा भाइयों बहनों। आज स्टार्टअप और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, मेडिकल साइंस, ऐसे अनेक क्षेत्रों में आज भारत दुनिया के बड़े बड़े देशों को टक्कर दे रहा है। वहीं मैं अगर जम्मू कश्मीर की बात करूं तो मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर के अंदर पहली बार आप सब एक इतिहास को बनाने के साक्षी हो रहे हैं कि धारा 370 समाप्त होने के बाद पहली बार यह ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहा है भाइयों बहनों। ऐसा चुनाव जिसके बारे में हमारी पार्टी ने, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिसके लिए बलिदान हुए, देश की आजादी से लेकर आज तक हमारा संकल्प रहा कि देश के अंदर एक विधान होना चाहिए, एक संविधान होना चाहिए, एक निशान होना चाहिए भाइयों बहनों। और आज वो शुभ घड़ी आ गई है कि आप सब उस पल के साक्षी बन रहे हैं। कल पहले चरण का मतदान हुआ है। पहले चरण के मतदान में जिस प्रकार से लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान में भाग लिया है और पीछे लोकसभा के चुनाव में आप सब लोगों ने जिस प्रकार से 58% से अधिक का मतदान जम्मू और कश्मीर के अंदर किया है, वह सच में बताता है कि लोकतंत्र के प्रति आप सबकी कितनी आस्था है। भाइयों बहनों, 370 हटने के बाद हमारे प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मूल मंत्र के साथ जम्मू के नवनिर्माण का कार्य भी आज तेजी से चल रहा है। जम्मू कश्मीर के किसानों के लिए 5000 करोड़ की योजनाएं चलाई जा रही हैं। जम्मू कश्मीर में 2,71,000 से अधिक गरीब परिवारों को पक्के मकानों की सौगात दी गई है। 72 लाख लोगों को हर महीने निःशुल्क राशन से लाभान्वित किया जा रहा है। मुद्रा योजना के तहत 2023-24 में जम्मू कश्मीर के 3,63,000 युवा उद्यमों को 8,000 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की गई है। अब जम्मू कश्मीर के युवा नौकरी मांगने वाले नहीं, बल्कि आने वाले समय में नौकरी देने वाले बन रहे हैं। आदरणीय मोदी जी ने अवंतीपुरा और विजयपुर में एम्स की स्थापना के साथ ही जम्मू क्षेत्र का सबसे पहला IIM स्थापित कर जम्मू कश्मीर के युवाओं को विश्व स्तरीय शिक्षा का संस्थान देने का ऐतिहासिक कार्य किया है भाइयों बहनों, जिसके बारे में देश की आजादी के बाद से लेकर आज तक कभी सोचा नहीं गया। आपके ही क्षेत्र में शाहपुर कैंडी डैम का काम इतने सालों से लटका हुआ था, कोई भी सरकार सुन नहीं रही थी, लेकिन आदरणीय मोदी जी ने आपकी समस्याओं को समझा और इस प्रोजेक्ट पर सभी पक्षों की सहमति बनाने का कार्य हुआ है भाइयों बहनों। इस कनाल प्रोजेक्ट से सबसे अधिक फायदा आपके कठुआ और सांबा जिला के लोगों को होने वाला है। इसके साथ ही आपके क्षेत्र में आसपास कई हाईवे, एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं। इन सड़कों से पूरे क्षेत्र में विकास होगा, समृद्धि होगी, यहाँ की प्रगति होगी। भाइयों बहनों, एक तरफ तो आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू और कश्मीर को विकास और समृद्धि की प्रतिबद्धता से काम हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ अभी दर्शन सिंह जी बोल रहे थे किस प्रकार का खेल
कांग्रेस और एनसी के लोग कर रहे हैं, जो जम्मू कश्मीर को फिर से अनुच्छेद 370 की जो बेड़ियां हैं उन बेड़ियों में जकड़ने की बात करते हैं भाइयों बहनों। उनका अगर आप घोषणा पत्र देखेंगे तो आपको साफ दिखाई देगा, कांग्रेस और एनसी और ये वही पार्टियां हैं जिन्होंने अपने राजनीतिक हितों के लिए दशकों तक जम्मू और कश्मीर को अलगाववाद, आतंकवाद और जिहाद की आग में झुलसाए रखा। भाइयों बहनों, ये वो पार्टियां हैं जो धर्म के आधार पर पक्षपात और लोगों को भय दिखाकर वोट बैंक की राजनीति कर रही हैं। आज भी वो इससे दूर नहीं जा रही हैं, बल्कि आज भी उसी पैटर्न पर जम्मू और कश्मीर को आगे ले जाने का, लोगों को एक भ्रम दिखाने का काम कर रही हैं। ये वही नेशनल कॉन्फ्रेंस है जिनके शासनकाल में पिता पुत्र ने रोशनी कानून के जरिए 25,000 करोड़ रुपए से भी अधिक का घोटाला किया था। भाइयों बहनों, ये वही पीडीपी है जिनके शासनकाल में बैंक की भर्ती में, जम्मू और कश्मीर की बैंक भर्तियों में घोटाला हुआ था। भाइयों बहनों, हम कैसे भूल सकते हैं? हमको याद करना चाहिए कि पिछले 10 सालों में जम्मू और कश्मीर किस तरह से बदल रहा है, किस तरह से अनुच्छेद 370 समाप्त होने के बाद जम्मू कश्मीर आगे बढ़ रहा है। आजादी के बाद से इन पार्टियों ने जम्मू और कश्मीर की जनता को तरह तरह से डर दिखाकर सत्ता हथियाने और खजाने को लूटने का काम किया है। भाइयों बहनों, लेकिन आज मैं देख रहा हूं, मैं यहां पर कई जनसभाओं में जा चुका हूं। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को जम्मू से, बसंतपुर से सुन रहे थे आप। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन 26 सितंबर को प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर पेंशन आक्रोश मार्च और प्रदर्शन करेगा। यह निर्णय संगठन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लिया गया। 26 सितंबर को प्रदेश और देश के सभी जिला मुख्यालय में पेंशन आक्रोश मार्च निकाला जाएगा। भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान का यह कहना है कि हमारी डबल इंजन की सरकार, चाहे वो प्रदेश की हो या केंद्र की, हम लोग कर्मचारियों के हितों के लिए कार्य करने वाले हैं और उनके हितों के लिए कार्य करते हैं। चाहे पुरानी पेंशन का मामला हो या नई पेंशन का, कर्मचारी हितों के लिए जो भी फैसला होगा हमारी सरकार लेगी। आगे उन्होंने ये भी कहा कि जो भी कर्मचारियों का संगठन है वो नई पेंशन योजना को समझेंगे। मुझे लगता है हमारी जो डबल इंजन की सरकार है, चाहे प्रदेश है चाहे केंद्र सरकार हो, वो कर्मचारी हितों के लिए सर्वाधिक कार्य करने वाली है और कर्मचारियों के हितों के लिए, उनके हितों के संरक्षण के लिए कार्य करती रही है। चाहे वो ओल्ड पेंशन की मामला हो, चाहे जो नई पेंशन अब केंद्र सरकार द्वारा प्लान की गई है उसको लेकर के हो, कर्मचारियों के हित के लिए जो होगा उसे हमारी डबल इंजन सरकार कर रही है। और मुझे लगता है जो हमारे कर्मचारी संगठन है वो भी अगर जो नई पेंशन जो योजना बनाई गई है उसको समझेंगे तो निश्चित रूप से वो भी उस बात को के लिए राजी होंगे। तो पुरानी पेंशन को लेकर आक्रोश मार्च और 26 सितंबर को जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया जाएगा। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में यह फैसला लिया गया और पुरानी पेंशन को लेकर आक्रोश मार्च 26 सितंबर को जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया जाएगा इस पुरानी पेंशन को लेकर। तो नई पेंशन योजना को समझाने के लिए संगठन के जो कर्मचारी हैं वो योजना को समझेंगे और पुरानी पेंशन को लेकर यह आक्रोश मार्च हमें देखने को मिलेगा। और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में यह फैसला लिया गया और जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन 26 तारीख को, तो 26 सितंबर को जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन होगा। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में यह फैसला लिया गया। तो 26 सितंबर को जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन पुरानी पेंशन को लेकर और पेंशन का जो है कर्मचारी हितों के लिए जो भी फैसला होगा वो सरकार उठाएगी और जो भी कर्मचारी हैं, जो संगठन है, वो नई पेंशन योजना को समझेंगे। तो पुरानी पेंशन को लेकर आक्रोश मार्च और 26 सितंबर को जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन होगा।
तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अभय केंत्रा हमारे साथ देहरादून से जुड़ गए हैं। अभय, जिस तरीके से पुरानी पेंशन को लेकर आक्रोश मार्च और 26 सितंबर को जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन, क्यों, क्या रीजन क्या है इसके पीछे की वजह से विस्तार से बताइए अभय। कर्मचारी चाहे राज्य के हो या विभिन्न संगठनों के रिश्तों में जुड़े हुए हैं, वो सभी लोग पुरानी पेंशन की मांग यहाँ पर कर रहे हैं। क्योंकि उत्तराखंड राज्य में 2005 के बाद से ये कह सकते हैं कि जो भी कर्मचारी यहाँ पर सेवा में जुड़ा है, जो भी राजकीय सेवाओं में जो भी कर्मचारी नियुक्त हुआ है, उसको किसी भी प्रकार से पेंशन का लाभ यहाँ पर नहीं दिया जा रहा है। क्योंकि केंद्र सरकार का जो आदेश था, उस आदेश के बाद इसको यहाँ पर फॉलो करने का काम यहाँ पर किया गया था। और अक्टूबर 2005 से बाद के जो भी कर्मचारी यहाँ पर राज्य में हैं, उनको किसी भी प्रकार से पुरानी पेंशन या जो नई पेंशन की योजना थी, उसका लाभ यहाँ पर नहीं मिल पा रहा है। साथ ही कर्मचारियों की तरफ से लगातार पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर समय समय पर आंदोलन यहाँ पे किए जाते रहे। लेकिन इस बार कर्मचारियों का जो आंदोलन है वो व्यापक स्तर पर बड़ा हो रहा है। केंद्र के सामने भी राज्य कर्मचारियों की मांग यहाँ पर है और राज्य में भी विभिन्न कर्मचारी संगठनों के माध्यम से कर्मचारी अपनी इस मांग को उठाते हुए नजर आ रहे हैं। आगामी 26 सितंबर को कर्मचारियों के द्वारा पूरे प्रदेश भर में सभी जिला मुख्यालयों पर एक बड़ा प्रदर्शन करने का आह्वान यहाँ पर किया गया है। सभी कर्मचारियों से मांग की गई है कि वो इस प्रदर्शन में यहाँ पर शामिल हो और अपनी बात सरकार के सामने पहुंचाने का काम करें, ताकि सरकार कर्मचारियों की इस मांग को पूर्ण कर सके। क्योंकि कर्मचारियों का कहना यह है कि जो भी उन्हें ये कह सकते हैं कि जो पुरानी पेंशन का जो लाभ था या जो उनके जो एडवांटेज थे, वो उस योजना के बंद होने से नहीं मिल पा रहे हैं। सरकार की तरफ से विकल्प के तौर पर यहाँ पर नई योजना के माध्यम से कुछ चीजों को सुधारने का काम जरूर यहाँ पर किया गया है, लेकिन उसका लाभ भी कर्मचारियों को निकट भविष्य में मिलता हुआ सफल रूप से नहीं मिल पा रहा है। तो ये समझा जा सकता है कि सरकार लगातार इन दिशाओं में काम तो कर रही है, लेकिन कर्मचारी सरकार की उन योजनाओं से संतुष्ट नहीं है। राज्य सरकार की तरफ से नई जो योजना थी, नई पेंशन स्कीम को जो यहाँ पर लाने की कोशिश की गई थी, उसका कर्मचारी संगठन लगातार विरोध यहाँ पर कर रहे थे, जिस पर राज्य सरकार ने कहा था कि आपकी सेवा के दौरान जो भी टैक्स या जो भी पेंशन के रूप में जो भी बचत यहाँ पर की जाएगी, उसको देने का काम सरकार की तरफ से यहाँ पर किया जाएगा और उसका लाभ कर्मचारियों को मिलेगा। लेकिन कर्मचारियों का कहना है कि जो पुरानी पेंशन योजना थी, उससे लागू किया जाए, ताकि कर्मचारियों को अपनी सेवानिवृत्ति के बाद भी एक आश्वस्त यहाँ पर मिल सके, एक भरोसा उनको जग सके कि उनकी जो पेंशन है वो उनके काम यहाँ पर आएगी और वो अपना जीवन यापन अच्छे रूप से यहाँ पर कर पाएंगे। क्योंकि नई स्कीम में आप ये कह सकते हैं कि जो अगर किसी कर्मचारी की अगर 1 लाख की सेविंग यहाँ पर होती है, तो उसको राज्य सरकार की तरफ से भी 1 लाख और यहाँ पर दिया जाएगा। 2 लाख की उसकी सेविंग टोटल होगी और उसमें भी 25% वो अपना सेविंग को निकाल सकता है। तो ये कर्मचारियों के हित में निर्णय नहीं माना जा रहा है और ये लगातार इसी वजह से कर्मचारी उसका विरोध यहाँ पर कर रहे हैं। तो ये समझा जा सकता है कि आगामी 26 सितंबर से जो कर्मचारियों का जो आंदोलन होगा और उग्र होता हुआ नजर आएगा और सरकारों को अब ध्यान देने की आवश्यकता है कि अगर कर्मचारी इसी प्रकार से सड़कों पर आंदोलन करते हुए नजर आएंगे, तो फिर जो विकास की योजना जो धरातल पर उतरनी चाहिए थी, वो कैसे धरातल पर उतर पाएगी। जी तो अभय, कर्मचारियों की मांग है कि पुरानी पेंशन योजना को वापस लागू किया जाए, क्योंकि नई पेंशन योजना से उन्हें लाभ नहीं मिल रहा है। तो क्या इसके लिए उनका संगठन जो है वो जिस तरीके से कर्मचारी सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, एक तो उससे कार्य प्रभावित हो रहा है, दूसरा क्या मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया, जिलाधिकारी की तरफ से जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया कि ये मेरी मांग है और इन मांगों को मुख्यमंत्री तक पहुंचाया जाए, सरकार उसका निवारण करेगी? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर जो तकनीकी जो चीजें हैं, जिन चीजों के चलते कह सकते हैं कि राज्य सरकारें पुरानी पेंशन बहाली की इस मांग को लागू करने से बच रही है, उसके पीछे का रीजन यही है कि अगर पुरानी पेंशन को लागू यहाँ पर किया जाता है, तो फिर जो कर्मचारियों की संख्या है, जो उनके वेतन के अनुरूप जो उनको पेंशन मिलनी है, उससे राज्य सरकार पर जो कर्ज का जो भार होगा या राजस्व का जो भार पड़ेगा, वो बहुत ज्यादा यहाँ पर पड़ने की संभावना जताई जा रही है। ये समझा जा सकता है कि अगर हम पड़ोसी राज्य हिमाचल की अगर हम बात यहाँ पर करते हैं, तो पड़ोसी राज्य हिमाचल में जब सत्ता परिवर्तन हुआ था, तो जब वहां पर विधानसभा के चुनाव वहां पर हुए थे, विधानसभा के चुनावों के बाद कांग्रेस की सरकार सत्तासीन वहां पर हुई थी, तो उनकी जो मांग थी, उन्होंने कर्मचारियों की इस मांग को पूरा करने का काम किया था, क्योंकि वो चुनावी मैनिफेस्टो में उनके शामिल था। लेकिन उसके बाद से लेकर अभी तक की स्थिति आप ये समझ सकते हैं कि पड़ोसी राज्य हिमाचल में इस समय सैलरी या फिर जो दूसरे जो खर्च जो होता है, उन खर्च का बंद करना सरकार के लिए भारी पड़ता हुआ
नजर आ पा रहा है, क्योंकि जो लगातार जो राजकीय जो कोष था वो कोष उस पुरानी पेंशन को बहाल करने में ज्यादा से ज्यादा खर्च वहां पर हो चुका है। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि वो एक उदाहरण इस समय देश के दूसरे राज्यों के सामने है कि अगर पुरानी पेंशन को यहाँ पर लागू किया जाता है राज्यों में, राज्य कर्मचारियों के लिए ये पुरानी पेंशन लागू होती तो फिर सरकारों पर सबसे ज्यादा भार यहाँ पर राजस्व का पड़ने वाला है। ऐसे में उस भार से कैसे बाहर निकल पाएंगे, कैसे कर्मचारियों की उस मांग को पूरा कर पाएंगे, क्योंकि सवाल अभी का नहीं है, सवाल निकट भविष्य का है। और ऐसे में समझा जा सकता है कि अगर राज्य के कर्मचारी जिनकी संख्या लाखों में इस समय यहाँ पर है, अगर उनको पुरानी पेंशन का लाभ यहाँ पर दिया जाता है तो फिर समझा जा सकता है कि सरकार के जो राजकीय कोष है वो खाली होता हुआ नजर आएगा। सरकार को फिर कर्ज के सहारे आगे चलना मजबूरी यहाँ पर हो जाएगी। जी ठीक, अभय बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। भारतीय जनता पार्टी ने वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक देश एक चुनाव प्रस्ताव की केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिलने का उसका स्वागत किया है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि बीजेपी के घोषणा पत्र का हिस्सा है और मोदी सरकार की प्राथमिकताओं में से एक, लिहाजा इसके लागू होने से देश का समय और खर्च दोनों ही बड़ी मात्रा में बचत होगा, जो देश के विकास की गति को तेज करने में मददगार साबित होगा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए इसे जनता से किए एक और वादे को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि हमने लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र में इसका वादा किया था कि नई सरकार में एक देश एक चुनाव के लिए बनाई कमेटी की सिफारिशों को लागू करने पर काम किया जाएगा। सर्वाधिक जगह हमारी सरकारें हैं, 18 राज्यों में एनडीए की सरकार, 13 में अकेली भाजपा की सरकार। हम चिंतित नहीं, एक दो राज्यों वाले क्यों चिंतित हो रहे हैं? इसका ये कहना है कि 15 देशों ने इसे गलत बताया, नकारा है इसे। आखिरकार जो कमेटी बनी है, जिस कमेटी ने रिपोर्ट दी है, उसमें हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं, इसलिए अपने राष्ट्रध्वज का सम्मान करने की भी नेचर रहना चाहिए। दूसरा तो यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने यह कहा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में न्यायिक प्रक्रिया में इस प्रकरण के सभी दोषियों को कठोरतम दंड मिलेगा। उन्होंने इस मुद्दे को लेकर जारी राजनीति को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। दिवंगत आत्मा पीड़ित के परिजनों और जनभावनाओं का अपमान भी बताया। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने आगे ये कहा कि 2 साल पहले उत्तराखंड की बेटी के साथ हुए इस जघन्य अपराध पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। भाजपा सरकार ने नजीर पेश की थी। उन्होंने इस पूरे प्रकरण पर दुर्भावना से की जा रही राजनीति के लिए विपक्ष विशेषकर कांग्रेस की कड़ी आलोचना की है। गणेश गोदियाल जी से मांग करूंगा वो तथ्यों को कोर्ट के आगे रखे, उस बिटिया को बदनाम करना छोड़ दे। बहुत बदनाम कर दिया उस बिटिया को, और इस तरीके का जो माहौल बनाकर जो आज दुनिया में नहीं है, बार बार उसके चरित्र पर जो लांछन लगाने का जो आज काम कर रहे हैं, जिसका कि प्रामाणिक सत्य भी कोर्ट ने डिसीजन देना है, इस प्रकार की बातें करके आप मात्र इसका अपमान कर रहे हैं। इसकी तो खबर देहरादून से अगली, जहां संगठन पर्व के मौके पर शुरू हुआ बीजेपी का सदस्यता अभियान जोरों पर है, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जनता के बीच जाकर उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलवा रहे हैं। बीजेपी के सदस्यता अभियान के साथ ही उत्तराखंड महिला कांग्रेस ने भी पार्टी की सदस्यता अभियान का कार्यक्रम चलाया, जिस पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने तंज कसते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी में जब सदस्यता अभियान चलता है बिना किसी शुल्क के किया जाता है, और इस सदस्यता अभियान को पार्टी के सभी प्रकोष्ठ एक साथ मनाते हैं, क्योंकि बीजेपी संविधान में विश्वास रखती है और पार्टी भी संविधान के अनुसार ही चलती है। उनको अलग से मोर्चों के सदस्यता लेने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है कि जो बीजेपी का मूल सदस्य बनेगा वो मोर्चे के युवा मोर्चा, युवा उम्रदराज युवा मोर्चे में जाएगा, महिलाएं महिला मोर्चे पदाधिकारी बनेंगी, लेकिन सदस्यता मोर्चे से हमारी व्यवस्था नहीं है। और हमारे यहाँ संविधान में उल्लेख किया है प्राथमिक सदस्यता का, पहले शुल्क था, अब हमने संविधान में सुंदर करते हुए निःशुल्क सदस्यता और मोबाइल के माध्यम से, मिस कॉल के माध्यम से, QR कोड के माध्यम से और नमो ऐप के माध्यम लोग करा रहे हैं। इसके साथ साथ जिन घरों में मोबाइल नहीं है उसके लिए हमारे फॉर्म सदस्यता के उन सदस्य के माध्यम करा रहे हैं। इसलिए पार्टी
भारतीय जनता पार्टी संविधान पार्टी के संविधान के आधार पर सदस्यता करती है। कांग्रेस के अंदर कोई संविधान नहीं है, कांग्रेस के अंदर कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए महिला मोर्चा अलग करेगा, उनका युवा अलग करेगा, तो फिर वो इकट्ठे भी कांग्रेस से कैसे माने जाते होंगे? संविधान में उनके क्या उल्लेखित मैं कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता। जब इनका जन्म नहीं हुआ था कांग्रेस में, उस समय 54 की सदस्यता होती थी। तो जो है उनसे कहिए कि अपने जन्म का पहले पतड़ा जो है पंडित जी से लिखवा ले अपने, जब वो पतड़े में क्या है उसको देख ले, उसके बाद हमसे बात करें, कांग्रेस से बात करें। तो वही अखिल भारतीय मंच द्वारा आगामी 21 से 24 नवंबर को हैदराबाद में लोक मंथन नाम से कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ देश की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया जाएगा। आपको बता दें कि भारतीय संस्कृति के कई पहलुओं, जिसमें दर्शन, कला, साहित्य, आध्यात्म और सामाजिक विज्ञान शामिल, इस मंच के माध्यम से भारत की उस विरासत को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। लोक मंथन जो है ये हर 2 वर्षों में होने वाला एक ऐसा कार्यक्रम है कि जिसमें राष्ट्र के लिए सोचने वाले देश भर के चिंतक शामिल होते हैं और देश भर के जो कर्मशील लोग हैं वे भी शामिल होते हैं। 2016 में पहली बार हुआ, यह भोपाल में हुआ था। 2018 में रांची में हुआ। 2020 में गुवाहाटी में होने वाला था, लेकिन आप सब लोग जानते हैं कि कोरोना के कारण से वो लगभग 2 वर्ष का काल बड़ा खराब गया, तो फिर वो 2020 के स्थान पर 2022 में गुवाहाटी में हुआ। और अब 2024 में यह भाग्यनगर यानी जो हैदराबाद में यह होने वाला है 2024 में 21, 22, 23, 24 नवंबर 2024। मैं सदानंद दामोदर सप्रे भोपाल से हूँ, प्रज्ञा प्रवाह की अखिल भारतीय कार्यकारिणी का सदस्य हूँ और वहाँ जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है वहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स का प्राध्यापक था और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर के इस प्रकार के अच्छे कामों के लिए मैं भ्रमण करता हूँ। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर देहरादून से है, जहां बीजेपी के संगठन पर्व के तहत बड़ी संख्या में वरिष्ठ चिकित्सकों, अधिकारियों ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने उनका जोरदार स्वागत करते हुए सभी राष्ट्रवादी ताकतों के मोदी समर्थक में एक साथ आगे आने का आह्वान किया। भाजपा मुख्यालय में विशिष्ट जनसंपर्क के तहत इस कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष ने सभी लोगों को मिस्ड कॉल से सदस्य बनाया और पार्टी का पटका पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। आगे उन्होंने अपने संबोधन में यह कहा कि अपने अपने क्षेत्र के ऐसे विशेषज्ञों का हमारा साथ आना और पार्टी की विचारधारा को बल देने का काम करेगा। आप और हम सभी के लिए यह सौभाग्य की बात है। हम दुनिया की सबसे लोकतांत्रिक और सबसे बड़ी पार्टी से जुड़े हैं। हम एकमात्र राजनीतिक दल है जहां हर 6 साल के बाद प्रत्येक सदस्य को दोबारा पार्टी से जुड़ने की प्रतिबद्धता जतानी पड़ती है। खास तौर पे ये था कि जो बहुत सारी बातें जो हमें अच्छी नहीं लगती हैं और अगर हम सामान्य नागरिक के रूप में अगर किसी से बोले तो इसको सुनता नहीं है, तो मुझे ये लगा कि भाजपा की मेंबरशिप लेके मैं उस बारे में जो चीजें लोगों को अच्छी नहीं लगती और हमें अच्छी नहीं लगती उसके बारे में जो है अध्यक्ष जी से और सरकार से अपनी बातें रख सकूं। और जहां तक मैं तो स्वास्थ्य क्षेत्र से हूँ और तो स्वास्थ्य के बारे में मेरा ज्यादा चिंतन रहता है, क्योंकि पहाड़ों में मैं देखता हूँ अक्सर जो डॉक्टर्स हैं उनका जो समायोजन है वो ढंग से नहीं होता है। किसी अस्पताल में बेहोशी के हैं तो बेहोशी के ही रहते हैं, तो या रेडियोलॉजिस्ट है तो वही है, फिजिशियन नहीं है, सर्जन है तो बेहोशी के नहीं है। तो इन चीजों को जो है अपने अगर मैं सदस्य रहूंगा तो हो सकता है माननीय स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री से मैं आसानी से अपनी बात रख सकता हूँ। यही एकमात्र मकसद। अभियान में समाज के हर वर्ग को ऐसी प्रतिभाएं जो अपने क्षेत्र में जिनका बहुत ही प्रभावशाली काम रहा है, ऐसे सब लोगों को पार्टी के सदस्य बना रहे हैं। उसी के साथ अनेकों डॉक्टर और रिटायर्ड अधिकारी विभिन्न विभागों के पार्टी के राज्य सदस्य बने। मैंने उनका स्वागत किया और मैंने उनसे अपेक्षा भी की है कि वो आगामी दिनों के अंदर बहुत ऐसे अपने क्षेत्र से विभिन्न क्षेत्रों के जो आपसे जुड़े हुए लोग हैं उनको भारतीय जनता पार्टी से बनाना, इस दृष्टिकोण के साथ हमारे सत्ता अभियान आगे बढ़ रहा है। तो देवभूमि समाचार में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।